नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे अहम कानूनों के बारे में, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को एक नया रूप दिया। यह अधिनियम भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण थे? कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ? चलिए जानिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, आसान और सरल भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इतिहास की गलियों में। कहानी शुरू होती है साल 1773 से, जब ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, लेकिन इस कानून में कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि इस कानून में क्या क्या बदलाव किए गए। अब गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की पकड़ से बाहर कर दिया गया, लेकिन सिर्फ उनके सरकारी कामों के लिए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को भी उनके सरकारी कामों के लिए कोर्ट की गिरफ्त से छूट दी गई। राजस्व यानी रेवेन्यू से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कलकत्ता के नागरिकों पर ही अधिकार दिया गया और यह तय हुआ कि हिंदू अपने धर्म के कानून से और मुसलमान अपने शरीयत कानून से चलेंगे। अब अगर किसी को निचली अदालत के फैसले से आपत्ति हो तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट की जगह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास करेगा। और आखिर में गवर्नर जनरल को यह ताकत दी गई कि वो कानून और नियम बना सके प्रांतीय अदालतों और काउंसिल्स के लिए, यानी प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के लिए। अब बढ़ते हैं साल 1784 की तरफ। अब आया एक और बड़ा बदलाव, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस कानून की सबसे खास बात यह थी कि इसे कंपनी के व्यापार और राजनीति को अलग अलग कर दिया। आइए समझते हैं कैसे। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों में फर्क किया। व्यापार की जिम्मेदारी रही कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए बन गया एक संगठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इतनी ताकत दी गई कि अब वही सारे नागरिक और सैन्य मामलों की निगरानी करेगा। इस एक्ट के दो बड़े नतीजे हुए। पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को कहा गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, और दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार को अब कंपनी के कामों और भारत के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण मिल गया। अब चलिए बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उन्होंने यह पद लेने से पहले दो शर्तें रखी। उन्हें अपने काउंसिल के फैसलों को विशेष मामलों में ओवरराइड करने का अधिकार चाहिए था, और साथ ही वे कमांडर इन चीफ भी होना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी दोनों शर्तें मान ली और 1786 का अधिनियम बनाया गया। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ओवरराइडिंग पावर दी गई थी, अब वो शक्ति आने वाले सभी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को भी दी गई। यानी अब वो अपने काउंसिल की सलाह को मानना जरूरी नहीं समझते थे। गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी गई। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बॉम्बे और मद्रास जैसे बाकी प्रेसिडेंसी पर भी अपना कंट्रोल करने लगा, यानी केंद्र का दखल बढ़ गया और व्यापार का एकाधिकार बढ़ा दिया गया। कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली, और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब कमांडर इन चीफ पर शर्त लगाई गई। सेना का सबसे बड़ा अधिकार कमांडर इन चीफ अब तभी गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगा जब उसे खास तौर पर नियुक्त किया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा भारतीयों से वसूला गया। अब से ब्रिटिश सरकार के जो अफसर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में काम करते थे, उनका वेतन भारत के राजस्व इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, व्यापार में बदलाव और ईसाई मिशनरी। 1813 का चार्टर एक्ट भारत में व्यापार की दुनिया में बड़ा बड़ा बदलाव लाया। अब भारत में व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी व्यापार कर सकते थे। हालांकि चाय और चीन व्यापार का मोनोपोली कंपनी के पास रहा। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर अपनी सोवर्जिनिटी घोषित कर दी। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की और लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा मिला। स्थायी सरकारों को टैक्स लगाने और टैक्स न देने पर सजा देने का अधिकार मिला।
आइए अब जानते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। केंद्रीकरण की शुरुआत। 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसी के हाथ में दी गई। बॉम्बे और मद्रास का विधान शक्तियां भी छीन ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि केवल एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने की बात की गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बाद में इसे खारिज कर दिया। चलिए बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, विधायी और कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। सन 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने चरम पर था, लेकिन अब बदलाव की बयार बहने लगी थी। ब्रिटिश संसद ने एक बहुत ही अहम कानून बनाया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा सिर्फ कानून बनाएगा, दूसरा शासन चलाएगा। ये पहली बार था जब भारत में एक तरह की मिनी पार्लियामेंट बना, जिसे कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर आई चुनाव की हवा। अब सिविल सेवा में शामिल होने के लिए खुली प्रतियोगिता रखी गई, यानी कोई भी भारतीय अब परीक्षा देकर अफसर बन सकता था। इसके लिए मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में। कंपनी का शासन तो जारी रहा, लेकिन अब ब्रिटिश संसद ने साफ कह दिया कि कंपनी को हटाना चाहे तो कभी भी हटा सकती है, यानी अब कंपनी बस एक नौकर थी, मालिक का ब्रिटिश क्राउन बनने वाला था। और सबसे अहम बात, अब भारतीयों को भी सरकार में जगह मिलने लगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 सदस्य रखे गए, जिसमें से 4 स्थानीय सरकारों जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा द्वारा चुने गए। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने भारत के प्रशासन में न केवल बदलाव की नींव रखी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की असली तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कंपनी रूल की, जहां से भारत में अंग्रेजी हुकूमत की असली शुरुआत हुई। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें। इतिहास में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प कौन सा एक्टर लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद।